हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो टीजीटी पीजीटी इतिहास का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें हम लोगों ने पाषाण का काल के बारे में पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग ताम्र पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ताम्र पाषाण काल प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संस्कृति का क्या महत्व है, इस संस्कृति ने कैसे समस्त भारत में ग्रामीण कृषक समुदायों को जन्म दिया। आप देखेंगे पहली बार भारत में तांबे गलाने की विधि का ज्ञान इसी संस्कृति के लोगों को होगा। और उसी समय आप देखेंगे कि जितनी भी ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, सब में चाक निर्मित काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग किया जाएगा। मतलब मृदभांड माने बर्तन, चाक निर्मित काले एवं लाल बर्तनों का प्रयोग होगा। और सबसे पहले इसी संस्कृति के लोग चित्रित मृदभांड, मतलब जो बर्तन बनेंगे उस पर चित्रकारी करेंगे। और भारतीय प्रायद्वीप पे, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े बड़े जो गांव बसेंगे, इसी संस्कृति के लोग बसाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस संस्कृति के लोग हैं मेरे बच्चों, मिट्टी के गारे नरकुल से आयताकार एवं वृत्ताकार मकानों का निर्माण करेंगे, उसी मकान में रहेंगे। तो आज हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ताम्र पाषाण का क्या अर्थ है, इस संस्कृति का क्या क्या विस्तार है, इस संस्कृति की क्या महत्व है, सारी बातों को हमको अध्ययन करना है। देखिए, ताम्र पाषाण जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस काल का जो मानव है वह तांबे से परिचित होगा। और क्योंकि पाषाण से पहले से परिचित था, इसलिए दोनों को मिला के इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, या इसी को कैल्कोलिथिक एज या कैल्कोलिथिक पीरियड्स भी कहेंगे। देखिए, पाषाण युग के पश्चात बच्चों, पाषाण युग के पश्चात भारत में धातु युग का आरंभ होता है। देखिए, जैसे आपको बताए थे कि भारत में सबसे पहले मानव ने सबसे पहली बार जौ का प्रयोग किया। खाद्यान्न में, भोजन में सबसे पहली बार मानव ने जौ का प्रयोग किया। उसी प्रकार यदि कोई आपसे पूछे कि मानव ने सबसे पहली बार किस धातु का प्रयोग किया, सीधे उत्तर दीजिएगा, मानव ने सबसे पहली बार तांबे का प्रयोग किया। बच्चों, तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहली बार किया है। और देखिए, पाषाण युग के बाद जो धातु युग का जो प्रारंभ होता है, उसमें हम देखेंगे कि समस्त धातु युगों को भाई आगे तांबे का प्रयोग होगा, आगे चल के फिर कांसे का प्रयोग होगा, कांसा में तांबा में टिन मिला देंगे, कांसा तैयार हो जाएगा, आगे चल के लोहे का प्रयोग होने लगेगा। तो पाषाण युग के बाद हम समस्त जो धातु युग है उसको 3 भागों में बांटेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपको चीजें समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार की दिमाग में भ्रांति न हो, उसके लिए हम 3 भागों में बांट देंगे। पहला जो होगा भाग, वह उसको कहेंगे हम ताम्र युग। ताम्र युग में जितनी भी ताम्र संस्कृतियां हैं, ताम्र पाषाणी संस्कृतियां भी हैं, सब आ जाएंगी। आप देखेंगे कायथा की, एरण की, नागदा की, नवदा टोली की, या दक्षिण पूर्वी राजस्थान की में जो स्थान है, जैसे आहार है, गिलुंद है, बालाथल है, या आप देखेंगे कायथा हुआ, सारे जो ये संस्कृतियां हैं, ये सब ताम्र युग के अंतर्गत आएंगे। हम ताम्र युग में ताम्र संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारत के दक्षिण पूर्वी राजस्थान, भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश, भारत के पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत तक फैली थी। देखिए, ध्यान दीजिए, नव पाषाण काल के बाद सरदो सभ्यता का प्रारंभ होता है। ठीक, सरदो सभ्यता के जैसे भाई हड़प्पा की खोज हुई, मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज एक डायरेक्ट है। देखिए, जो नव पाषाण काल की संस्कृति थी, वो विशुद्ध रूप से एक प्रकार से उसको आप ग्रामीण संस्कृति कह सकते हैं। तो ग्रामीण संस्कृतियों से डायरेक्ट है, आप शहरी संस्कृति में नहीं कूद जाएंगे। तो हड़प्पा के समकक्ष समानांतर भी एक ग्रामीण संस्कृति भारत में चली, उसी के समानांतर उसी को हम ताम्र पाषाणी संस्कृति कहेंगे।
और देखिए क्रम है ना, पहले मनुष्य पत्थर का इस्तेमाल करेगा, फिर मनुष्य तांबे का इस्तेमाल करेगा, तांबे में मनुष्य टिन मिलाएगा तो और कठोर धातु तैयार होगी, कांसा तैयार होगा, मनुष्य कांसे का इस्तेमाल करेगा। और कांसे के बाद जब मानव की उपयोगिता और बढ़ेगी और कृषि कार्य में संलग्न होगा तो लोहे की खोज हो जाएगी। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम समस्त धातु युग को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है ताम्र युग, जिसमें हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे। दूसरा है कांस्य युग, यही जो कांस्य युग है इसी में हम सैंधो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस युग में का मानव अब तांबे से मजबूत धातु कांसे का उपयोग करेगा, तांबे में टिन मिला देगा, कांसा तैयार हो जाएगा, तांबा प्लस टिन बराबर कांसा तैयार हो जाएगा, कांसे का प्रयोग होने लगेगा। कांसे की बहुतायत प्रयोग के कारण ही सैंधो सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ताम्र युग में कांसा का साक्ष्य नहीं मिलता है तो उसको हम ताम्र युग कह देते हैं। लौह युग देखिए, अब देखिए भारत में ताम्र युग हो गया, कांस्य युग हो गया। अब सैंधो सभ्यता के बाद आप देखेंगे, देखिए पूरे सैंधो काल में कहीं पर भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है, पूरे सैंधो सभ्यता में कहीं भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। लोहे का जो साक्ष्य है वो वैदिक युग के अंतिम चरण में या उत्तर वैदिक काल से मिलता है। आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में लोहे का बहुतायत प्रयोग होने लगेगा और आगे चल के जब संस्कृति प्राक मौर्य काल में पहुंचेगी या जिसे आप वैदिकोत्तर काल कहते हैं, मौर्य काल के पहले का काल है, जिसे आप बुद्ध काल कहते हैं, जिसे आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहते हैं, जिसे आप द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं, उस काल में लोहे का बहुतायत प्रयोग होगा और लोहे के बहुतायत प्रयोग के कारण ही आगे जो मगध राज्य है वह एक अखिल भारतीय राज्य में बदल जाएगा। तो आगे उस चर्चा हम करेंगे। तो देखिए लौह युग, पहला ताम्र युग हो गया, दूसरा कांस्य युग हो गया, तीसरा लौह युग हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ताम्र युग में हम ताम्र पाषाणी संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे, कांस्य युग में हम सैंधो सभ्यता का अध्ययन करेंगे और लौह युग में हम सैंधो सभ्यता के बाद के काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें पूर्व वैदिक काल आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल आ जाएगा, प्राक मौर्य काल आ जाएगा। वो बात का विषय है। अभी हम ताम्र पाषाणी हमको पढ़ना हमारा टॉपिक है, हम ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अगला, देखिए ताम्र पाषाण काल में जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि तांबे के साथ साथ पत्थर के औजार का भी प्रयोग किया गया। जो मनुष्य था तो तांबे का ही प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पत्थर का प्रयोग पहले से होता आ रहा है तो पत्थर की महत्ता थी वो कम नहीं होगी। तो तांबे के साथ जो पत्थर का औजार जब प्रयोग हुआ है, इसी के कारण इसे ताम्र पाषाणिक काल कहा गया है। तांबा प्लस पत्थर, तांबे का प्रयोग होगा और पाषाण का प्रयोग होगा, इसीलिए इसको हम ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होगा कि अभी तक पाषाण काल में या नव पाषाण काल में किसी धातु का ज्ञान नहीं हुआ था। आप देखेंगे तांबे की खोज हो जाएगी, और जब तांबे की खोज हो जाएगी तो तांबे की खोज उत्पादन में वृद्धि ला देगी। समझ रहे हैं ना, प्रोडक्शन में इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तांबा उत्पादन में वृद्धि ला देगी, जिससे अर्थव्यवस्था को थोड़ी थोड़ी गति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और आगे चल के आप देखेंगे, देखिए हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो विशुद्ध रूप से ग्रामीण संस्कृति है। दिमाग में कभी भी मत बैठाइएगा कि यह नगरीकृत संस्कृति है। भारत का जो प्रथम नगरीकृत संस्कृति है, भारत का जो प्रथम नगरीकरण हुआ था वह कब हुआ था? सैंधव काल में हुआ था। क्योंकि आप सैंधव काल में जब अध्ययन आपको बताएंगे, सैंधव काल में बड़े बड़े नगर आपको दिखाई देंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, तो ऐसे नगर होंगे, कालीबंगा। तो लेकिन जो आपका ताम्र पाषाण काल के जो स्थान है, यहाँ किसी भी प्रकार के नगर के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से है, ये जो ताम्र युगीन ग्राम संस्कृतियां हैं, जो ताम्र काल की ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृतियां हैं, यही बेटा कांस्य युगीन शहरी सभ्यता की, जो आगे जब सभ्यता
तांबे से कांसे की तरफ बढ़ेगी, तो यही जो जो ग्राम संस्कृतियां हैं, यही जो गांव की संस्कृतियां हैं, यही शहरी सभ्यता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगी, यही शहरी सभ्यता के लिए सीढ़ी तैयार करेगी। इसी पृष्ठभूमि पे जो ताम्रयुगीन जो ग्राम संस्कृतियां हैं, इसी की पृष्ठभूमि पे शहरी सभ्यता की नींव पड़ेगी। और इसी से आगे चल के आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का अस्तित्व आपको दिखाई देगा। प्रथम नगरीकरण जो हुआ भारत में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका किसकी थी? इसी ताम्रयुगीन ग्राम संस्कृतियों की थी। यदि भारत में ताम्रयुगीन ग्राम संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के समानांतर या हड़प्पा सभ्यता के थोड़ा से पहले नहीं चलती, तो जो कांस्य युग को आप प्रथम नगरीकरण कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, उसको आप नहीं कह पाते। तो पृष्ठभूमि किसने तैयार किया? इस ताम्रयुगीन कृषक संस्कृतियों ने, इस ताम्रयुगीन ग्रामीण संस्कृतियों ने। ठीक, हम लोग ताम्रपाषाण काल के बारे में समझे। ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल का क्या महत्व है। अब हम आगे देखेंगे ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति है, ताम्रपाषाण काल के जो स्थान है या ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य भारत के कहां कहां से मिले हैं, इस संस्कृति का फैलाव भारत में कहां कहां तक था, ये जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं भारत में कहां कहां तक फैली थी। तो आप देखेंगे, देखिए ये संस्कृति है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको ताम्रपाषाण युग के तमाम साक्ष्य दिखाई पड़ेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत, इन स्थानों से ताम्रपाषाण काल के अनेक स्थल मिले हैं। अब एक एक प्रदेश को उठाएंगे, एक एक भाग को उठाएंगे, सारे का क्या नाम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ से तीन स्थान मिला है, जहां जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए भी 3 स्थान से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। पहला है आहाड़, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में है। दूसरा है गिलुंद, यह राजस्थान के चित्तौड़ जिले में है। तीसरा है बाराथल, यह भी राजस्थान के उदयपुर जिले में। महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, जो आहाड़ है, आहाड़ और गिलुंद दोनों बनास नदी घाटी में स्थित है, क्योंकि आहाड़ और गिलुंद के पास ही बनास नदी बहती है, इसीलिए इसको बनास नदी घाटी भी कहते हैं। बनास नदी घाटी में स्थित स्थान है, इसीलिए इसको आहाड़ और गिलुंद को बनास संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता परीक्षाओं में, बनास नदी घाटी में स्थित स्थल कौन से हैं? आहाड़ और गिलुंद है। अब देखिए, आहाड़ से क्या क्या सामग्री मिली है, आहाड़ का ताम्रपाषाणिक युग में क्या क्या महत्व है, इस पे ध्यान दीजिएगा, नोट करिए। देखिए, आहाड़ से अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, भारी मात्रा में तांबे के उपकरण की प्राप्ति हुई आहाड़ से। इसी कारण आहाड़ का एक नाम क्या है? ताम्बवती है। परीक्षा में इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में, ताम्बवती किस ताम्रपाषाणिक स्थल का नाम है? ताम्बवती आहाड़ का नाम है। क्यों नाम है? अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे के सामान मिले हैं। दूसरी बात, तांबे को गलाने की प्रक्रिया, तांबे को गलाते थे, गलाने की प्रक्रिया का साक्ष्य मिला है। सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा जाता परीक्षा में, तांबे को गलाने की प्रक्रिया के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो आहाड़ से मिलता है। दो बात है, दो क्वेश्चन आपके यहां से बना, ताम्बवती किसका प्राचीन नाम है और तांबे को गलाने की प्रक्रिया के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बनास नदी घाटी में स्थित कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है? आहाड़ संस्कृति या आहाड़। ठीक, आगे हम देखेंगे। देखिए, एक स्थान है गिलुंद। गिलुंद यह राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। यहां से बच्चों पक्की ईंटों से निर्मित, पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, पक्की ईंटों से निर्मित मकान की साक्ष्य मिला है। देखिए आपको विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे सुमेरिया सभ्यता हो, चाहे बेबीलोन की सभ्यता हो, चाहे असीरिया सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे सैंडो सभ्यता हो, आप देखेंगे भारत की जो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है, वो सारी जो इसके समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी, सारी सभ्यताओं से सबसे आगे थी, क्योंकि उसकी दो विशेषताएं, पहली उसकी सफाई व्यवस्था,
भाई सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जो सफाई व्यवस्था है वो विश्व में नंबर 1 की है। उसके समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी कहीं पर भी ऐसी सफाई व्यवस्था नहीं थी। तो क्योंकि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के भी जो मकान बने हैं, ज्यादातर स्थानों में मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। पक्की ईंट के पैमाने हैं, मकान की लंबाई चौड़ाई का बात है। तो इसका मतलब है कि पक्की ईंट का शुरुआत कहां से हो गया था? गिलुंद से हो गया था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मानव ने ताम्रपाषाण काल में अपने मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग करने लगा था, जो आगे चल के सैंधव काल में भरपूर मात्रा में होने लगा था। तो याद करिएगा, पक्की ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य गिलुंद से। आगे चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि चूल्हे के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तंदूर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मिले हैं गिलुंद से। ठीक, एक स्थान बालाथल है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो 3 स्थान याद करिएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का, एक आहार है, एक गिलुंद है, एक बालाथल है। अगला दिमाग में आपके प्रश्न उठेगा कि इनका मुख्य उद्यम क्या था? ग्रामीण अर्थव्यवस्था है तो मुख्य उद्यम कृषि पशुपालन होगा। कृषि में गेहूं की खेती करेंगे, धान की खेती करेंगे, जौ की खेती करेंगे, चना की खेती करेंगे, मूंग की खेती करेंगे। देखिए ऐसे नहीं बताया जा रहा है, इसके साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की खेती के साक्ष्य मिला है, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, चना की खेती के साक्ष्य मिले हैं, मूंग की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब आप आइए पश्चिमी मध्य प्रदेश में। देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं, मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश का है, यहाँ मालवा क्षेत्र का है, एक ही बात है। तो मालवा क्षेत्र के जो स्थल हैं उसका जो विकास हुआ है वह नर्मदा नदी घाटी में हुआ है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो ताम्रपाषाणी का स्थल मिले हैं वह नर्मदा नदी घाटी के आसपास मिले हैं। और यहाँ का जो मुख्य स्थल है वह है, महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, कायथा है, एरण है, नागदा है, नवदा टोली है और महेश्वर है। परीक्षा में पूछा गया था, पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, महेश्वर का संबंध किस युग से है? पाषाण युग से है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता से है कि ताम्रपाषाण युग से है? उत्तर बताइएगा कि महेश्वर ताम्रपाषाणी का स्थल है। पीजीटी 21 का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए कायथा, अब एक एक स्थल पे आएंगे जो महत्वपूर्ण है, जहां से परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं। कायथा सबसे महत्वपूर्ण जानिए कि कायथा की खोज किसने किया था? वाकड़कर महोदय ने किया था। कायथा की खोज किसने किया था? वाकड़कर महोदय ने किया था। दूसरी बात, इसका जो अन्य नाम है वह क्या है? कपित्थक। कायथा को ही कपित्थक कहते हैं। दूसरी बात, यहीं पर वराहमिहिर का जन्म हुआ था। वराहमिहिर समझ रहे हैं ना, बुद्धकाल में आपको पढ़ाएंगे, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित है। यह वराहमिहिर का जो जन्म हुआ था इसी कायथा में हुआ था। अगली बात, यहीं से 40,000 मनके, एक घड़े में 40,000 मनके मिले हैं। 40,000 मनके यहां से मिले हैं कायथा से, एक घड़े में। दूसरी बात कि जो यहाँ का विद्भांड है, विद्भांड माने बर्तन, जो यहाँ के मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं वह ताम्रपाषाणी विद्भांडों में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। तो याद करिएगा, कायथा से खोज वाकड़कर एक क्वेश्चन, इसका अन्य नाम कपित्थक दूसरा क्वेश्चन, वराहमिहिर का जन्म तीसरा क्वेश्चन, 40,000 मनकों के साथ चौथा क्वेश्चन। अब विद्भांड जो इसके हैं समस्त विद्भांडों में सर्वाधिक श्रेष्ठ है, पांचवा क्वेश्चन। देखिए कायथा से आपको 5 क्वेश्चन भी मिलेगा, यही परीक्षाओं में बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अगला देखिए, एक स्थान नवदा टोली है, यह भी इसी पश्चिम मध्य प्रदेश का स्थान है। नर्मदा नदी घाटी में इसका विकास हुआ है। इसको बस याद करिएगा, कई परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो नवदा टोली का उत्खनन एसडी संकालिया महोदय कराए थे। महत्वपूर्ण इसलिए है, इसलिए आप देखिए यहाँ पर हम जिन स्थलों की चर्चा करेंगे, मेरी एक लाइन है आपकी परीक्षा उपयोगी है। हम कैश कोर्स, इसीलिए इसका नाम कैश कोर्स दिए हैं, कहानी नहीं कुछ बताया जा रहा है। चाहे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चले, चाहे मध्यकालीन भारत की क्लास चले, चाहे आधुनिक भारत की क्लास चले, जो हमारे टीम के दूसरे सदस्य सर बीपी पांडे सर ले रहे हैं, केवल आपको
परीक्षा उपयोगी चीजों को बता रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा देने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज को, एक एक पंक्ति को, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। दूसरा देखिए, नवदा टोली उसका किसने किया? एसटी संकालिया ने किया, बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए, इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत है उत्खनन ताम्र पाषाणी का स्थल। मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा उत्खनन ताम्र पाषाणी का स्थल क्या है? नवदा टोली है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, हम यहाँ से आएंगे, ये किसी का एक अन्य स्थल है पश्चिम मध्य प्रदेश में ही, नर्मदा घाटी में, एरण। एरण से क्या मिला है? एरण से मिट्टी द्वारा निर्मित विशाल सुरक्षा प्राचीर, मिट्टी द्वारा निर्मित विशाल सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार का एक स्थल नागदा है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि हाथी दांत से निर्मित एक मानव आकार की मूर्ति मिली है। नागदा से क्या मिला है? हाथी दांत से निर्मित, हाथी की दांत से बनाई गई मानव की मूर्ति मिली है। इसका मतलब यह है कि ताम्र पाषाण काल के लोग हाथी से भी परिचित हो गए थे। भाई हाथी दांत की जब वो मूर्ति बना रहे हैं, हाथी से निश्चित रूप से परिचित रहे होंगे। तो और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, जो एरण और कायथा है, यहां से किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। बस्तियां जो बंदी थी उसको किलेबंद कर दिया जाता था। तो देखिए, ताम्र पाषाणी के मुख्य मुख्य स्थल है। अभी हम पश्चिम महाराष्ट्र के स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, दक्षिण भारत के स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, पूर्वी भारत के स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, और ताम्र पाषाणी संस्कृति का क्या क्या महत्व है इसके बारे में बताएंगे। ताम्र पाषाण काल का मानव किन विद्वानों का प्रयोग करता था इसके बारे में बताएंगे। हमारी ये क्लास भी दूसरी क्लास होगी। धन्यवाद।